हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक जो नागदशक था उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग कहते थे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहां से काफी प्रश्न निकल के नहीं आता है, बस कुछ महत्वपूर्ण चीजों से ही प्रश्न निकल के आता है। हम उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया 412 ईसा पूर्व में। जब नागदशक की हत्या हो जाती है तो 412 ईसा पूर्व में ये शिशुनाग जो हर्यक वंश में एक योग्य आमत था, इसने एक नए वंश के, जब इसको लोगों ने चुन दिया कि राजा आप बनिए, तो इस अपने नाम के आधार पर ही इसने एक नए वंश की स्थापना की। ये 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ये इसका शासन सत्ता कब से कब तक है? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग की शासन सत्ता 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। अगर बात करें कि पूरे शिशुनाग वंश की शासन सत्ता कब से कब तक थी, तो ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व 344 ईसा पूर्व तक यह शिशुनाग वंश की शासन सत्ता थी। शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग था उसने क्या ऐसा किया कि जो पेपर में पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कार्य क्या था? इसने अवंत पर आक्रमण कर दिया। अवंत पर इसने आक्रमण कर दिया। हम लोग जब देखे थे बिंबिसार के शासन सत्ता में कि यह अवंत एक मजबूत था, जिससे बिंबिसार ने क्या किया कि दोस्ती कर ली। दोस्ती कैसे की कि अपने राजवैद्य जीवक को भेज के वहां का राजा जो चंड प्रदोत था उसका इलाज करवाया था। वो बीमार था, उसका इलाज करवाया था। इस तरीके से इन दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन जब शिशुनाग शासन सत्ता संभालता है तो ये अवंत पर आक्रमण कर देता है। अवंत पे आक्रमण करने के बाद इसको मगध साम्राज्य में शामिल कर लेता है। मगध साम्राज्य में ये शिशुनाग अवंत को शामिल कर लेता है। अगला कार्य क्या किया शिशुनाग? जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? बिल्कुल, पाटलिपुत्र जो है राजधानी उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र ये राजधानी यहां से परिवर्तित करता है, ये लाता है वैशाली। इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली कर दी। इसके शासन सत्ता लगभग 18 वर्षों तक चली। 18 वर्ष तक यह राजा था। अब शिशुनाग वंश का अगला राजा आता है कालाशोक। शिशुनाग वंश से संबंधित अगला राजा है कालाशोक। इसको काकवर्ण भी कहते थे। काकवर्ण भी कहते थे। ये शासन सत्ता पर बैठता है। कब बैठता है? 394 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता है। कब तक रहता है? 366 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर रहता है। शिशुनाग ने जो राजधानी जो है अपनी वैशाली बनाया था, तो ये पुनः परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र को पुनः यह राजधानी बनाता है। कालाशोक राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लाता है। इसके पीछे इसका एक विचार था कि जो जैसे आज भारत की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, सांस्कृतिक राजधानी बनारस है, तो उसी तरीके से इसने क्या किया, कहा ये वैशाली जो है हमारे शासन सत्ता की ये सांस्कृतिक राजधानी रहेगी। सांस्कृतिक राजधानी क्योंकि यहाँ पर लोग देश विदेश के लोग आते थे, और देश विदेश के आते थे तो उसमें कुछ गुप्तचर भी रहे होंगे या कुछ जैसे सूचनाएं लीक होने का डर था इसको, कालाशोक को। क्योंकि उसने ये देखा था कि जब अजातशत्रु शासन सत्ता संभाले हुए था तो उसने अपने एक योग्य मंत्री को गुप्तचर के रूप में भेज दिया था, जिसके माध्यम से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो इसने क्या किया कि ये पाटलिपुत्र जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो वैशाली में लोग आते जाते थे, लेकिन पाटलिपुत्र में जो है लोगों का आवागमन
नहीं होता था, इसलिए यह सुरक्षित मानी जाती थी। तो कालाशोक ने क्या कहा कि ये राजधानी जो वैशाली है ये अब सांस्कृतिक राजधानी रहेगी। ये पाटलिपुत्र जो है, जहां सेना और सेना का संचालन करने वाले लोग पाटलिपुत्र में रहेंगे। दूसरा कार्य क्या इसने क्या किया कि इसके शासन सत्ता में, शासन काल में ही, इसके शासन सत्ता में ही द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत कहां हुई? वैशाली, बिल्कुल वैशाली में। वैशाली में कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। सही बात है, 383 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? हाँ सही, शाहबुक मीर। शाहबुक मीर इस द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था। 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में। ये लगभग 28 वर्षों तक शासन सत्ता चलाता है। जिसका शासन सत्ता जो है 28 वर्षों तक थी। ये कालाशोक की हत्या, ये राजधानी के बाहर घूम रहा था, लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा था कि कहाँ क्या समस्या है, या लोग कैसे क्या कर रहे हैं, लोग टैक्स कितना देते हैं, लोग उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, कहीं कोई अराजकता तो नहीं है। मतलब अपने शासन सत्ता के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, राजधानी के बाहर घूम रहा था। उसी समय किसी ने इसका छुरा भोग के हत्या कर दी। इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। कभी कभी पेपर में पूछता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। जब शिशुनाग वंश का समापन हो गया, शिशुनाग वंश का अंत हो गया, तो एक नंद वंश के नए वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश के बाद अब मगध पर नंदों का शासन सत्ता आता है, नंद वंश। ये नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक इसकी सत्ता होती है। इस नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। ये सबसे पहले भारतीय इतिहास में पहला राजा शूद्र हुआ। ये पहला शूद्र राजा है। अभी तक जितने भी राजा हुए हैं सब क्षत्रिय वर्ग से थे, तो ये पहला राजा शूद्र हुआ। इसने क्या कहा कि हम क्षत्रियों का नाश कर देंगे। ये इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई कि इसने पहले फैसला कर लिया कि हम जितने भी क्षत्रिय हैं सबका नाश कर देंगे। भाई आपकी दुश्मनी किसी एक से हो सकती है, आप किसी एक को मारेंगे तो ये लगेगा कि हाँ आपसे उसकी दुश्मनी थी। अगर आप किसी का समूल नाश करने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका खुद ही समूल नाश हो जाएगा। तो ये महापद्म नंद ने सर्व छत्रांकन की उपाधि धारण की। सर्व छत्रांकन की उपाधि धारण की। इसका सबसे बड़ा कार्य क्या था कि इसने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद यह मगध साम्राज्य में इसको शामिल कर लेता है, मगध में इसको शामिल करता है। यहां जब ये कलिंग पर विजय प्राप्त करता है तो इसने यहां पर नहरों का निर्माण कराया। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर यह नहरों का निर्माण कराता है। और क्या करता है कि जब ये कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ये कहता है कि एक राट हम हैं, अर्थात इसने एक राट की उपाधि धारण की। एक राट का मतलब है कि सबसे बड़ा बनने की इसने उपाधि धारण कर ली, एक राट की उपाधि धारण कर ली। नहरों की जानकारी का जो हमको पता चला, ये नहर खुदवाया था, उसका निर्माण की जानकारी हमको कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुफा अभिलेख,
हाथी गुफा अभिलेख में जो है ये वर्णित है कि ये जब कलिंग पर विजय प्राप्त करता है तो कलिंग में ये नहर भी खुदवाता है। साथ में क्या लिखा हुआ है इस खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में कि जब ये कलिंग से जा रहा था तो जिनसेन, जैन मूर्ति है, जिनसेन की जैन मूर्ति को लेके गया था, जैन मूर्ति को लेके चला गया था, ये जैन मूर्ति को ये लेके चला गया। साथ में इसकी एक उपाधि थी पुराणों में इसको एक छत्र कहा जाता था, पुराणों में इसको एक छत्र कहा जाता था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। अब इस नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, या कहीं कहीं इसको घनानंद भी मिलता है। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ये अपनी जनता के ऊपर काफी कर लगा दिया था, जनता को तरह तरह के जो है तरीके से प्रताड़ित करता था, जिससे ये जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया था। उसी समय कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, सब एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ये इसके साम्राज्य में आते हैं। कौटिल्य जो है उस समय का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, उसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे। धनानंद अपने शासन में इतना चूर था, घमंड इतना हो गया था इसको कि किसी की भी इज्जत नहीं करता था। तो ये कौटिल्य आते हैं इसके पास, कुछ सलाह मशविरा करते हैं। ये कौटिल्य को जो है बुरी तरह से अपमानित करता है। कौटिल्य ने वहीं कहानी में पता चलता है कि कौटिल्य ने वहीं पर अपने बाल का जो जूड़ा बांधा और कहा कि जब तक तुम्हारा धनानंद मैं नाश नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी खुलेगी नहीं। ये कहते हैं कि कौटिल्य, साथ में उन्होंने अपने आगे के 2 दांत भी तोड़ दिए। और ये जा रहे थे रास्ते में कौटिल्य, तो एक छोटा सा बच्चा था जो बकरियां चरा रहा था, वो सिंहासन के रूप में एक पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। वो राजा बन के न्याय कर रहा था। जब कौटिल्य ने यह देखा कि ये बच्चा है जो शुरू से ही ये प्रयास कर रहा है कि मैं राजा हूं, तो इसको अगर ढाला जाए, सांचे में ढाला जाए तो वाकई राजा हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त से मिलते हैं, चंद्रगुप्त को ले जाके उसको तरह तरीके से शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के बाद उसको योग्य राजा बनाने की कोशिश करते हैं। अब कौटिल्य के साथ चंद्रगुप्त जो है ये धनानंद के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। एक दूसरी कहानी में पता चलता है कि जब ये लोग आक्रमण करते हैं तो धनानंद के साम्राज्य के बीचों बीच आक्रमण करते हैं। जब ये बुरी तरह से पराजित होते हैं धनानंद के द्वारा, एक कुएं के किनारे बैठ के ये लोग खाना खा रहे थे। एक बुढ़िया थी अपने बच्चे से कह रही थी कि तुम लोग भी चंद्रगुप्त की तरह से बेवकूफ हो कि रोटी को बीच से अगर तोड़ के खाओगे तो हाथ जल जाएगा, अगर रोटी को एक किनारे से तोड़ के खाओगे तो रोटी पूरा समाप्त हो जाएगी, आपका हाथ भी नहीं जलेगा। ये बात कौटिल्य के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने चंद्रगुप्त से समझाया कि एक काम करते हैं कि अब साम्राज्य के बीचों बीच आक्रमण नहीं करेंगे, एक एक किनारे पर आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे शासन सत्ता जो है अपने कब्जे में ले लेंगे। ये धीरे धीरे इस धनानंद के ऊपर आक्रमण करते हैं और आप लोग देखे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। यहां से क्या हुआ कि धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, इसी के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर, यूनानी राजा सिकंदर इसी धनानंद के शासन सत्ता में आक्रमण करता है। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया प्रांत में हुआ। ये फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय कौन? मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय थे। मैसेडोनिया या मैसिडोन
के छत्रप थे फिलिप द्वितीय, ये इनका लड़का है। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में, फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है, मकदूनिया का शासक बनते हैं। शासक बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ अपने शासन साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और शासन संचालन को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। इन सब प्रयासों के बीच इनको 329 ईसा पूर्व में हत्या हो गई। किसी ने 329 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अब मात्र 20 वर्ष का लड़का, उस समय सिकंदर की आयु 20 वर्ष थी, 20 वर्ष की आयु का लड़का जो है राजा बनता है मकदूनिया का। सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का राजा बनता, लेकिन एक छोटा सा लड़का मात्र 20 वर्ष की उम्र, लेकिन इसका हौसला इतना तेज था कि वो उसी समय उसने ये सोचा कि ये जो आसपास के साम्राज्य हैं, आसपास के लोग हैं, इनके ऊपर भी हमारी शासन सत्ता होनी चाहिए। ये इस विचार से लोगों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनको अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया। ये मकदूनिया का जब राजा बनता है सिकंदर, तो ये जाता अपने गुरु के पास। इनके गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु ये सिकंदर के गुरु हैं। अरस्तु को और क्या कहा जाता था? ये पॉलिटिक्स के पिता हैं, अर्थात राजनीति के जनक हैं। पॉलिटिक्स, राजनीति के जनक, या इनको कहा जाता है बायोलॉजी का पिता, जीव विज्ञान का जो है जनक, जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु के गुरु कौन थे? ये तो सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लूटो। ये प्लूटो का गुरु कौन? प्लूटो के गुरु सुकरात। ये जब 20 वर्ष के शासन, 20 वर्ष की उम्र में ही जब राजा बनता है, ये अपने गुरु से आज्ञा लेता है। आज्ञा लेने के बाद ये कहता है कि हमको विश्व विजेता बनना है, ये जितना संपूर्ण संसार है इसके ऊपर हमको शासन सत्ता स्थापित करना है। इसके गुरु अरस्तु इसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब ये क्या करता है कि सबसे पहले इसने विचार किया हखामनी साम्राज्य पर आक्रमण करने की। जब हखामनी साम्राज्य को ये ध्वस्त कर लेता है तो ये अपने गुरु से कहता है कि अब मैं भारत की तरफ आक्रमण करूंगा। गुरु कहते हैं कि बिल्कुल जाओ, तुम्हें जो है सफलता अवश्य मिलेगी। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात बसंत ऋतु के समाप्त में जब भारत पर आक्रमण करना हो या कहीं पे भी आक्रमण करना हो, तो बसंत ऋतु का समापन अर्थात जो ठंडी वाला मौसम होगा, ठंड का समय होगा, ये समाप्त होगा। गर्मी का मौसम शुरू होगा, आप कहीं भी किसी भी हालात में रह सकते हैं। तो इसने क्या किया, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात बसंत ऋतु के समापन पर यह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, भारत पर आक्रमण करता है। ये सिकंदर हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद, साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात बसंत ऋतु के बसंत ऋतु के समाप्त होने के कगार पर थी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के समापन पर यह भारत पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करता है। एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करता है। अब ये आक्रमण करता है, हम देखते हैं कैसे आक्रमण करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए भारत का निचला हिस्सा है, ये वाला, ये भारत का निचला हिस्सा हो गया। हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये वाला हिस्सा अरब सागर है। क्योंकि ये
सब पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी है, ये नीचे भी हिंद महासागर है। तो यहाँ से आना जो है दुष्कर है, इधर से भी आना दुष्कर, क्योंकि जल सेना उतनी मजबूत नहीं थी उस समय। अब अगर हम देखें ऊपर ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर क्या है कि हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत था, यहाँ से भी आना कठिन कार्य था। तो ये जितने भी आक्रमण हुए भारत के ऊपर, ये पश्चिमोत्तर भाग से होते हैं। तो सिकंदर जो है हिंदू कुश पर्वत को पार करता है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर, भारत के पश्चिम से जो है आक्रमण करता है, पश्चिम से आक्रमण करता है। पश्चिम में सबसे पहला कौन सा साम्राज्य पड़ता है? तक्षशिला। भारत के पश्चिम में सबसे पहले इसका जो सामना होता है तक्षशिला से। तक्षशिला का राजा अंभी, यहां का राजा जो था अंभी, तक्षशिला का राजा अंभी। अंभी एक कायर व्यक्ति था, डरपोक था। जैसे उसने सुना कि एक विदेशी यूनानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है और भारत पर क्या हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया, वो डर के मारे थर थर कांपता हुआ पहुंचा सिकंदर के पास, बोला महाराज सब कुछ ले लो, हमको केवल जान मेरी छोड़ दो, हम आपकी आगे सहायता भी करेंगे, लोगों के विरुद्ध जब युद्ध होगा तो उसमें हम आपको विजेता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिकंदर ने कहा इससे अच्छा क्या बिना लड़े युद्ध किए ही राजपाट मिल गया, साथ में एक सपोर्ट करने वाला भी मिल गया, वो भी भारत की धरती पर। तो ये अंभी जो है यहां इसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण कर दिया। और यहां से एक चीज कभी कभी पेपर पूछता है कि पूरे भारतीय इतिहास में, जितना भी भारतीय इतिहास है, किसी भी नरेश के द्वारा अपने देश के प्रति गद्दारी किया जाने का या विश्वासघात किए जाने का पहला लिखित प्रमाण ये है। विश्वासघात, अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का पहला लिखित प्रमाण है। ये लिखित प्रमाण है कि अंभी ने जो है सबसे पहले अपने देश के प्रति गद्दारी की थी। अब सिकंदर उससे आगे बढ़ता है, किस क्षेत्र में बढ़ता है? ये पंजाब वाले क्षेत्र में आगे बढ़ता है, पंजाब क्षेत्र में। अंभी को पराजित करने के बाद, अंभी को पराजित करने के बाद, अंभी लड़ा कहां था, पराजित कहां होगा, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंभी को अपने सम्मुख देखकर उससे उत्साहित होकर सिकंदर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने में पहुंचता है झेलम, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है, और चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। और यहां पर किसका शासन था? कहीं चिनाब, कहीं चेनाब भी है, चेनाब भी है। ये दोनों नदी का नाम है, कहीं कहीं चिनाब मिल जाता है, कहीं कहीं चेनाब मिलता है। ये इसके बीच का जो क्षेत्र था वो पोरस का क्षेत्र था। पोरस एक शक्तिशाली शासक था, पोरस जो है एक शक्तिशाली शासक था। जब ये खबर सुनता है पोरस कि एक विदेशी जो है हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, पोरस को जब ये खबर लगती है तो पोरस कहता है अपनी सेना से कि चलिए हम उसका मुकाबला करते हैं। और भीषण युद्ध होता है, झेलम और चिनाब नदी के जो बीच में था पोरस का एरिया, वहां पर एक भीषण संग्राम होता है। सिकंदर जब पोरस के युद्ध कौशल से देखता है, युद्ध कौशल से को देखने के बाद इतना प्रसन्नचित होता है तो वो कहता है अपनी सेना से कि इसके ऊपर और तेजी से आक्रमण करो। अंततः पोरस के पराजय होता है, पोरस जो है पराजित होता है, पोरस का पराजय होता है। जब पोरस को बंदी बना के, पोरस हार गया, पोरस को बंदी बना के जब सिकंदर के सम्मुख लाया जाता है, अब पोरस बंदी है, आ गया किसके सामने? सिकंदर के सम्मुख। सिकंदर के सामने जब उसको खड़ा किया जाता है तो पूरे अपने गौरव में वो खड़ा होता है। सिकंदर कहता है, जैसे वो फिल्म का गाना नहीं है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सिकंदर इस पोरस से कहता है कि बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
तो पोरस गौरव में पूरे चौड़ी छाती करके कहता है कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाए। सिकंदर इससे अत्यधिक प्रभावित होता है, बोलता है कि इसका राज वापस कर दो, क्योंकि सिकंदर को यह मालूम था कि ये जो वीर आदमी है, ये स्वाभिमानी आदमी है, अगर साथ में रहेगा तो आगे जो है मुकाबला जीतने में हमको आसानी हो जाएगी। इसलिए इसने पोरस को मारा नहीं, पोरस को छोड़ दिया और इसका साम्राज्य भी वापस कर दिया। ये पोरस और सिकंदर का युद्ध जो है, पेपर पूछता है वितस्तता नदी या झेलम नदी का युद्ध कहा जाता, पूछता है पेपर में कि वितस्तता या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम या वितस्तता का युद्ध हुआ था। यूनान में इस झेलम नदी को कहते हैं, यूनान में झेलम नदी को हाइडेस्पीच, झेलम नदी को कहते हैं हाइडेस्पीच। सिकंदर की सेना अब जो है ब्यास नदी के किनारे पहुंचती है, सिकंदर की सेना आगे बढ़ते हुए ब्यास नदी के किनारे पहुंचती है। जब सेना ब्यास नदी के किनारे पहुंच गई तो इसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। ये बोलते हैं कि हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ये जो है सिकंदर का सेनापति है। जब सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती है तो सिकंदर काफी प्रोत्साहित करता है अपनी सेना को, आगे बढ़िए, हमको विश्व विजेता बनना है। लेकिन सेना आगे बढ़ने से पूरी तरह से मना कर देती है। मना करने के पीछे क्या कारण था? पहला कारण ये था कि ये काफी दिन से अपने घर से दूर थे, युद्ध लड़ते लड़ते ये थक चुके थे, इसलिए सेना वापस जो है अपने देश जाना चाहती थी। दूसरा कारण क्या था कि यूनान की जलवायु और भारत की जलवायु में अंतर था। इस जलवायु के संतुलन से जो सेना सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। सबसे कठिन कार्य जो था इनका तीसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था कि जब इनकी सेना अम्बी को पराजित किया, पोरस को पराजित किया, उससे आगे बढ़ती है, जब ब्यास नदी तक आते थे, चारों तरफ इन लोगों ने सुना था कि चलिए ठीक है, यहाँ पर तो आपने जीत लिया, आगे जाइए, बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक शक्तिशाली सेना है, उससे मुकाबला होगा। क्योंकि आगे जो है मगध साम्राज्य था, एक शक्तिशाली सेना थी। तो जब इनकी सेना ने ये सुना कि ये तो पोरस तो कुछ नहीं था, पोरस तो केवल टेलर है, आगे अभी बहुत कुछ है, तो इनकी सेना डर जाती, कहती हम कुछ भी हो जाए ब्यास नदी से आगे नहीं जाएंगे। हार मान के सिकंदर कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, अब हम वापस चलते हैं। तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर कहता है अपनी सेना से कि चलिए वापस चलिए। इस सेना को ये 2 भागों में बांट देता है। 325 ईसा पूर्व जब सिकंदर कहता है कि कोई बात नहीं, चलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम यहां से वापस चलते हैं, तो ये सेना को 2 भागों में बांट देता है। सेना को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांट दिया। एक जो है जल सेना, जल मार्ग से भेजता है जल सेना, इसका सेनापति होता नियार्कस, इसका सेनापति होता है नियार्कस। और क्या करता, और दूसरा जो है दूसरे भाग का स्वयं नेतृत्व करता है, स्वयं जो है मकराना के रास्ते से जाने का इरादा करता है, मकराना के किनारे किनारे जाने का इरादा करता है। एक चीज यहां और है कि जब ये ब्यास नदी के किनारे पहुंचता सिकंदर, तो इसका प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है, इसके प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है, प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है। इसके घोड़े का नाम था बुफेफाल। जिस जगह पर इसकी मृत्यु होती है सिकंदर उस स्थान का ही नाम रख देता है बुफेफाल। सिकंदर कुल 19 महीने भारत में रहा, 19 माह तक भारत में रहा। यह जब जाने का पूरी तरह से इरादा कर चुका था तो इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। साम्राज्य को ये 4 भागों में बांट देता है, 4 भागों में साम्राज्य को विभाजन कर देता है।
सिंध नदी के पश्चिम, जो सिंध नदी थी उसके पश्चिम और उत्तरी हिस्सा और उत्तरी भाग को फिलिप को सौंपता है कि इसका देखभाल तुम्हें, राजा बनाता हूं, इसकी देखभाल तुम्हें करना है। सिंध तथा झेलम के, सिंध नदी और झेलम नदी के बीच वाला भाग और झेलम नदी के बीच के भाग को अंबी को सौंपता है, अंबी को दे देता है। और झेलम नदी से ब्यास नदी के बीच का भाग, झेलम नदी के पूरब से ब्यास नदी तक का भाग पोरस को देता है। सिंधु नदी के निचले हिस्से को पिथोन को सौंपता है। इस तरीके से अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट के 4 लोगों को सौंपकर ये अपने देश वापस जाने का प्लान करता है। 19 महीने के बाद ये भारत छोड़ देता है। सिकंदर मकराना के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश प्रस्थान करता है यूनान के लिए। ये 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के निकट 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इसका एक महान शासक का जो है अंत हो जाता है, जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब लिए हुए सारे चारों तरफ दौड़ रहा था। मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही इसका अंत हो जाता है, एक महान शासक का अंत हो जाता है। अब भारत में आक्रमण इसका हो चुका था, सिकंदर वापस भी जा चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या भारत की जो स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो हम देखते हैं आक्रमण का प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। एक विद्वान है विसेंट स्मिथ, उन्होंने कहा कि सिकंदर आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, अर्थात कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और हम लोगों को जानकारी दी, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो व्यापारिक संबंध स्थापित होने के बाद हम लोगों की मुद्रा जो है यूनान की तरह ढलना शुरू हो गई उलूक शैली पर। व्यापारिक संबंध के बाद जो मुद्रा ढलने का कार्य शुरू हुआ, ये उलूक शैली पर शुरू हुआ। और एक नया तरीका चला, नगर स्थापना शुरू हुआ। सिकंदर ने निकैया नामक नगर की स्थापना की। निकैया का मतलब है कि विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। यहां से जो है नगर स्थापना की योजना चलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको क्या मिला, सिकंदर के आक्रमण के बाद क्रमागत इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हो गई। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उसके साथ काफी विद्वान आए थे, काफी लोग आए थे। जब इनके संपर्क में हम लोग आए तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा इतिहास उल्टा पुल्टा है। हम लोगों ने उसको व्यवस्थित क्रम में लिखने की परंपरा शुरू की। क्रमागत इतिहास लिखने का परंपरा शुरू हुई। इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हो गई। आगे क्या हुआ, गांधार कला का विकास हो गया। इनके संपर्क के बाद, यूनानियों के संपर्क के बाद ही गांधार कला का विकास हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।